नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं वो कौन सी सच है और कौन सी झूठ है। साथ ही हम दुनिया भर के टॉप रिसर्चर्स, टॉप साइंटिस्ट, टॉप डॉक्टर्स के साथ आपके लिए एक्सक्लूसिव बातचीत लेकर आते हैं। बात करते हैं भारत के लॉकडाउन की। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा 29,429 नए मामले सामने आ गए हैं। 24 घंटे में 584 लोगों की मौत भी हो गई है और बढ़ते हुए इन मामलों को देखते हुए देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है। जब पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तब मामले काफी कम थे, लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ मामले बढ़ते चले गए। अर्थव्यवस्था को देखते हुए पूरे देश में लंबा लॉकडाउन नहीं चल सकता, इसलिए जहां ज्यादा मामले हैं वहां की राज्य सरकारें वहां पर अब लॉकडाउन करती हुई नजर आ रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि राज्य किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। बिहार में पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है। 16 से लेकर के 31 जुलाई के बीच यहां पर लॉकडाउन रहेगा। बंगाल की बात करें तो वहां पर भी अब 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। उत्तर प्रदेश में हर शनिवार इतवार को लॉकडाउन किया जाता है, जिसे हम वीकेंड लॉकडाउन भी कहते हैं और आगे हम बताएंगे कि ये कितने कारगर हैं। उड़ीसा की बात करते हैं, यहां पर भी अभी लॉकडाउन चल रहा था जो 14 जुलाई को खत्म हुआ और ये पूरा लॉकडाउन जो है वो लागू किया गया था सख्त तौर पर। मध्य प्रदेश एक बार फिर से हर रविवार को लॉकडाउन करता है, सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। और तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर 6 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, बहुत सारी पाबंदियां हैं। मणिपुर की बात करते हैं, वहां 15 जुलाई तक आंशिक तौर पर लॉकडाउन किया गया है। अब हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में मामले अब जाकर के बढ़ने लगे हैं। वहीं महाराष्ट्र जहां पर सबसे बुरा हाल है, वहां पर पुणे, पिंपरी चिंचवड़ इन इलाकों में लॉकडाउन सख्त तरीके से लागू करने का फैसला लिया गया है। 13 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक ये लागू रहेगा लॉकडाउन। ठाणे जो कि मुंबई से सटा हुआ इलाका है, यहां पर 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसकी वजह यह है कि एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में भी 14 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन है और सख्त है। तिरुवनंतपुरम में भी हमने देखा है कि इस तरह से मामले बढ़े हैं, इसलिए 20 जुलाई तक अब वहां लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और आखिर में एक बार फिर से पूर्वोत्तर वहां असम के गुवाहाटी में भी 19 जुलाई तक लॉकडाउन है। तो ये लॉकडाउन आखिर कितना कारगर होता है? हम दूसरी बार लॉकडाउन में जा रहे हैं। हमने बात की है डॉक्टर आशीष झा से, जो कि डायरेक्टर हैं हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के। हाल ही में ट्रंप की नीतियों को आड़े हाथों लेने के लिए दुनिया भर में इनकी चर्चा हुई है। ये लॉकडाउन और भारत की स्थिति के बारे में हमें बता रहे हैं। इनका कहना है कि अब अमेरिका हो या भारत हो, जैसे जैसे अनलॉक हुआ है मामले बढ़ने लगे हैं। क्या हमें इसका अनुमान था कि मामले बढ़ेंगे और मौतें भी? सुनिए क्या कहते हैं। Yeah, so this is completely predictable. हाँ, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हम ऐसा करने की उम्मीद कर सकते हैं और मुझे इस बात को लेकर संशय है कि मामले लगातार बढ़ते ही जाएंगे। भारत और अमेरिका के लिए बड़ा सवाल यह है कि वायरस को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। आज भारत में बढ़ते मामलों और बीमारी से लोगों की मौत देखकर हम चिंतित हैं। A lot of cases are happening and a lot of people are starting to die from the disease. हमने बात की थी वीकेंड लॉकडाउन की, जो हमने मध्य प्रदेश में देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, कई दूसरे राज्यों में होता है। 2 या 3 दिन का एक लॉकडाउन भी कभी कभार लागू हो जाता है। क्या ये कहीं से भी फायदेमंद होते हैं? क्या ये कारगर होते हैं बीमारी के फैलाव को रोकने में? मैं देख रहा हूं कि यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है। मुझे नहीं पता इसकी क्या उपयोगिता है, क्या फायदा है। दुनिया के किसी और देश में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आप इस तरह के शॉर्ट टर्म लॉकडाउन में जाते हो तो सवाल यह है कि आप उस लॉकडाउन के समय में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे संक्रमण की रफ्तार कम हो सके। भारत में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से मैं कह रहा हूं कि लॉकडाउन का समय आपके कुछ और करने के लिए है। सवाल हमेशा यही है कि आप वीकेंड लॉकडाउन में क्या करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ हद तक संक्रमण को कम कर सकते हो, लेकिन जब फिर सब कुछ खुलेगा तब फिर वैसा ही हो जाएगा। इसलिए यह बहुत कारगर नीति नहीं है। मैं छोटे लॉकडाउन के पीछे की पूरी योजना और उसके मकसद को समझना चाहता हूं। आमतौर पर इस तरह का लॉकडाउन टेस्टिंग की क्षमता और बिगड़ते हालात को काबू करने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
भारत अभी जो नीति अपना रहा है वो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रही। जी, और भारत तीसरे नंबर पर है इस वक्त कोरोना के मामलों में दुनिया में अगर देखें, और हमारा डबलिंग रेट बढ़ गया है। पिछले 1 लाख जो मामले हैं वो 3 दिन के अंदर ही आ गए। क्या भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं? क्या हम ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, डॉक्टर झा? Well, that's I think what I want to avoid, and I think everybody wants to avoid. I've been worried about this a couple of weeks ago. यही वो चीज है जिससे मैं बचना चाहता हूं और हर कोई इससे बचना चाहता है। कुछ हफ्ते पहले मैं इसे लेकर परेशान था। हम भारत में एक दिन में लाख मामले तक देख सकते हैं। मैं अब भी इसे लेकर परेशान हूं। किस्मत से हम अभी वहां नहीं हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ हर दिन 25 से 30 हजार मामले आ रहे हैं। मैं भारत के सक्सेस रेट और बढ़ते नए मामलों को देखता हूं। मुझे लगता है कि लोग जब घरों के बाहर हों सिर्फ तभी मास्क लगाना चाहिए, खासतौर पर जब बंद जगहों पर हों, स्टोर में हों या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, तो मास्क जरूर लगाएं। रेस्टोरेंट के अंदर कई मामले सामने आए। अंदर बैठे लोग मास्क नहीं लगा सकते, वो खा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। हमें बंद जगहों और पब्लिक प्लेस में खाना छोड़ देना चाहिए जब तक कि वायरस काबू में नहीं आ जाता है। मुझे लगता है कि हमें लगातार टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए और भीड़ से बचने के उपाय करने चाहिए। तभी भारत ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने से बच सकता है। जब मैं भारत के आंकड़ों को देखता हूं तो मुझे चिंता होती है। Becoming the global hotspot, but as I look at the numbers, I have to say I'm worried that India is heading that way. हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो भारत कहीं एक दिन ऐसी स्थिति में ना आ जाए कि 1 लाख मामले आने लग जाएं। और आइए एक नजर डालते हैं कि लॉकडाउन सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, विदेशों में भी इससे कोरोना के फैलने को रोकने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की स्थिति में अमेरिका के कैलिफोर्निया ने हालांकि एक तरह से पूर्ण लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर कई पाबंदियां हो गई हैं, दुकानों पर पाबंदियां हो गई हैं, वहां आसानी से बाहर नहीं जाया जा सकता है। अब रुक करते हैं कोलंबिया का। वहां की राजधानी है बोगोटा। वहां पर 6 हफ्ते का एक रोटेटिंग लॉकडाउन लगाया गया है। अलग अलग इलाके में कैपिटल्स के कुछ इलाकों को बंद कर दिया जाता है। वैसे ही वहां की दूसरी बड़ी एक सिटी है मेडीन, वहां पर अर्ध लॉकडाउन है और ये 4 दिन तक चलेगा। तो लॉकडाउन के अलग अलग स्तर देख रहे हैं। वहीं वेनेजुएला का रुख करते हैं। वहां की राजधानी काराकास में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं मिरांडा नाम का जो राज्य है वहां पर भी पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि वहां पर मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। इंग्लैंड आखिरकार मास्क पहनना सार्वजनिक जगहों पर अनिवार्य कर रहा है। अगर आप लंदन ट्यूब पर चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जा रहे हैं, तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। लेस्टर इलाका जो है इंग्लैंड का, वहां पे बहुत ज्यादा मामले देखे गए हैं, इसलिए वहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। सख्त हिदायतें हैं वहां के लिए। ईरान, शुरुआत में बहुत ज्यादा वहां पर मामलों की खबरें आई थी, उसके बाद से कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन वहां की राजधानी तेहरान में 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन इस वक्त है। हांगकांग में भी इस वक्त लॉकडाउन का एक रूप हम देख रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर वहां पर जुटना बिल्कुल मना है और डिज्नीलैंड जो कि बड़ी शोर शराबे के साथ खुला था, उसे भी बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, वहां पर मेलबर्न में 6 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो दुनिया भर में इस वक्त लॉकडाउन का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कुमार। आंकड़े जो बताते हैं उसके मुताबिक लॉकडाउन का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लगा देना, सैटरडे संडे को कर देना, इसका कारगर होना देखा नहीं जा रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत में किसी भी राज्य में इसका कोई फायदा दिखा है? क्या ये कारगर है? देखिए, इसको कारगर है या नहीं इसको समझने के लिए अगर हम 2 मिनट संक्रमण कैसे फैलता है उस पे और लॉकडाउन कैसे संक्रमण फैलता है एक संक्रमित व्यक्ति के दूसरे जो असंक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से। मैं इन्फेक्टेड हूं, मैं कहीं क्लोज जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हूं और मैंने खांसी की या फूला या छींक आई और मेरा एरोसॉल उसके पास गया और वो इन्फेक्ट किया। एवरेज कोरोना में एक व्यक्ति एक दिन में 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो मैं अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति हूं, मैं घर से बाहर निकला, शाम तक मैंने 3 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, तो शाम को 4 लोग इन्फेक्ट हो गए। अगले दिन वो चारों लोग बाहर निकले, उन्होंने 12 लोगों को इन्फेक्ट किया
12 और 4 मिला के 16 लोग इन्फेक्ट हो गए और इस तरह से ये नंबर बड़ी तेजी से बढ़ता है। लॉकडाउन का फायदा क्या है कि लॉकडाउन की वजह से जो एक व्यक्ति और जो बाकी 3 व्यक्तियों का कांटेक्ट होना था वो कांटेक्ट टूट जाता है, या मे बी 3 की जगह शायद 1 में हुआ तो 1 से 1 इन्फेक्ट हुआ तो शाम तक 2 इन्फेक्टेड हुए, अगले दिन 2 से सिर्फ 1 और इन्फेक्ट हुआ तो वो नंबर तो बढ़ सकता है नंबर, लेकिन उसके बढ़ने की जो गति है वो धीमी हो जाती है। और जितना ज्यादा इफेक्टिव आपका लॉकडाउन होगा उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती है। और लॉकडाउन का डॉक्टर, लॉकडाउन का ड्यूरेशन कितनी देर का है? सैटरडे संडे का है सिर्फ, या पूरा हफ्ता किया गया, या 12 या 14 दिन किया गया? क्या इसका भी असर पड़ता है? जी, लॉकडाउन के इफेक्टिवनेस के, लॉकडाउन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो हमारे समाज में आज इन्फेक्टेड लोग हैं उनका और जो अनइन्फेक्टेड लोग हैं उनके बीच में संपर्क को रोकना, ये लॉकडाउन का पर्पस होता है। ये कब तक चाहिए? हमें ये तब तक चाहिए जब तक वो सारे के सारे इन्फेक्टेड लोग अपनी इन्फेक्शियस स्टेज से बाहर ना आ जाएं। और कोरोना के केस में ये कम से कम 3 हफ्ते का पीरियड होता है। तो अगर आज मेरे पास दिल्ली शहर में 100 लोग इन्फेक्टेड हैं और अगर मुझे बाकी करोड़ों की पॉपुलेशन को 100 से इन्फेक्ट होना बचाना है तो मुझे कम से कम 3 से 4 हफ्ते का कंटिन्यूअस डाउन करना पड़ेगा। 2 दिन ऑन 2 दिन ऑफ, इससे एक्चुअली कुछ नहीं है। ये खिचड़ी जैसी है, ना इधर की ना उधर की। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लंबे वक्त का लॉकडाउन जरूरी है, सैटरडे संडे को छुट्टी दे देना, लॉकडाउन दे देना, इसका कोई इलाज नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ डॉक्टर विजय हड्डा जुड़ गए हैं एम्स अस्पताल से। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल ले लेते हैं जो भेजा गया है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। मैं 3rd ईयर का दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है इसको हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये खत्म हो जाएगा? डॉक्टर हड्डा, सवाल बहुत जटिल है। कहते हैं कि कब तक खत्म होने का हम मान सकते हैं कि ये हो जाएगा? देखिए, जैसे आपने बताया सवाल तो काफी जटिल है और इसका जवाब इतना इजी नहीं होने वाला कि ये सोचे कि मैं बोल दूं कि अगले 1 महीने में ठीक हो जाएगा या 2 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो पैंडेमिक आती है उसके कुछ फेजेज होते हैं। पहले पैंडेमिक स्टार्ट होती है, फिर वो केस बढ़ते जाते हैं और हर दिन बढ़ते हैं, फिर वो पीक पे पहुंचती है। पीक पे पहुंचने के बाद कुछ दिन वो स्टैटिक रहती है जिसको हम प्लेटू फेज बोलते हैं। प्लेटू फेज पे पहुंचने के बाद फिर ये डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो ये डिफरेंट फेजेज हैं जो डिफरेंट टाइम्स के लिए स्टे करते हैं। अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अभी भी हम प्लेटू में नहीं पहुंचे हैं, अभी भी हमारे केस बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए नंबर उठा के, जैसे पिछले 3 दिन से आप देखेंगे तो 27 to 30,000 के बीच में बढ़ रही हैं। पिछले 3 दिन में 1 लाख केस ऐड हो गए हैं। हमारा डबलिंग टाइम अभी भी काफी कम है। तो इस तरह से देखें तो मेरे को लगता है कि अभी तो हम प्लेटू पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो पहले हम प्लेटू पे पहुंचेंगे, फिर डिक्लाइन होना शुरू होगा। और जितना टाइम प्लेटू पे पहुंचने पे लगता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है, लगभग उतना ही टाइम वापस उस स्टेज में आने में लगेगा। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अगले 3-4 महीने से पहले हम कुछ इसमें रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो धैर्य रखना होगा और सतर्क रहना होगा। इन पूरे 4-5 महीनों में आप अपना बिल्कुल भी गार्ड डाउन नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें भेजा गया है काजल द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और मेरा प्रश्न है कि यदि मुझे कोरोना हो जाए और उसके कोई लक्षण ना हो तो मुझे इसका पता कैसे चल सकता है, और क्या सिर्फ टेस्ट कराना ही ज़रूरी है? धन्यवाद। इसमें ऐसा है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे पेशेंट का पता लगाना मुश्किल होता है कि उसको कोरोना है कि नहीं है। ये सिर्फ ऐसी सिचुएशन में हम चेक करते हैं जैसे घर में कोई 5-6 लोग हैं, उनमें से किसी एक को कोरोना निकल गया, उसको फीवर हुआ या खांसी हुई, छींकें आई, उसका टेस्ट करवाया, उसको कोरोना निकल गया। तो उस केस में हम कई बार करते हैं कि बाकी घर वालों का भी टेस्ट कर लें। तो उसमें ये हो सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो लेकिन आपको कोई सिम्टम ना हो, तो उसी केस में टेस्ट करते हैं। अदरवाइज जैसे किसी घर में 5 लोग हैं, 5 को कोई सिम्टम नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट का हिस्ट्री नहीं है, तो उस केस में अगर आपको कोरोना होता है
तो बहुत मुश्किल है ये बताना कि आपको कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, और उसमें टेस्ट कराने का भी कोई ऐसा बनता नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर हड्डा, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप सब यही मान के चलें कि कोरोना है और उसी तरह से बर्ताव करें ताकि आगे फैले ना, ये एक तरीका कहा जाता है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ अफवाहों की असलियत बताएंगे और साथ में दिखाएंगे कि मुंबई में एक कोरोना योद्धा आखिर कैसे कर रहा है कुछ खास काम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस पूरी महामारी के दौरान दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। मुंबई के बोरीवली के मॉरीश नरोना ही ऐसे हैं और उनको हमारा सलाम है। मॉरीश एक ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक थके नहीं हैं, वो हारे नहीं हैं, जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। अमेरिका में फाइनेंस का कारोबार करते हैं और मॉरीश की पत्नी अब उनके साथ मिलकर गरीबों की बस्ती में जाकर उन्हें राशन किट मुहैया करा रही हैं ताकि कोई भूखा ना सोए। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने उनसे बात की है। कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उस लॉकडाउन की वजह से लाखों गरीब परिवारों की रोजी रोटी छिन गई, कईयों को तो भुखमरी की नौबत आ गई थी। ऐसे में कई सामाजिक संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां आगे आई, लेकिन समय के साथ कई संस्थाएं थक गई, कम्युनिटी किचन बंद हो गए, लेकिन एक शख्स जो थका नहीं वो है कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर। हमारे साथ है खुद कोरोना योद्धा वॉरियर मॉरिश नरोना। ये बताइए कि आपका व्यवसाय क्या है? 22 को जब ये शुरू हुआ तभी मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, घर पे राशन भर दो, 5-5 किलो सब कुछ भर दो, राशन है नहीं। तो घर पे राशन बांटने के टाइम पे ये सोचा कि अगर मैं मेरे घर में बांट रहा हूँ तो मेरे वॉचमैन के पास, मेरे मेड्स के पास तो नहीं होगा। फिर सोचा बिल्डिंग में एल्डरली लोगों के पास नहीं होगा। तो सर यही करते 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 मुझे ऐसा एहसास हो गया था, देयर आर मेनी पीपल जिनके पास राशन नहीं है। लोग अपना पैसा बचाते हैं, संभाल के रखते हैं क्योंकि बुरा समय है, बाद में काम आएगा। आप जो है उसे बांट रहे हैं। सर गॉड इज़ अ प्रोवाइडर सर, देता वही है सर। तो मुझे 100% गारंटी है कि ये सब करने के बाद भी जब मैं वापस काम करूँगा तो सर पैसा कमा लूँगा। देखिए इसमें राशन किट है, इसमें दाल है, प्याज है, चावल है, अच्छा आलू भी है, तेल है, नमक है और शक्कर, यानी ज़रूरत की सभी चीज़ें हैं जो कि जीने के लिए ज़रूरी है। यस, जीने के लिए ज़रूरी है ये सब। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन असली जीना वही है जो दूसरों के लिए जिए। कोरोना काल में इस सच की अहमियत और बढ़ जाती है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। वाकई में इन सब के जज्बे को सलाम है। और जाते जाते हम आपको दिखाते हैं कुछ खास आंकड़े। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भारत में कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें 86% एक्टिव केसेस मौजूद हैं, यानी कि पूरे मामलों में से 86% उन्हीं में है। और उन 10 राज्यों में से अगर उनका भी भाग करें आप तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 2 राज्यों में उसका 50% है। तो सोचिए 50% सिर्फ इन 2 राज्यों में। उसके बाद कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात और असम में बचा हुआ 36% मामले हैं। तो यानी कि ये सारे मिलाकर के हो गए 86% मामले। अब बात करते हैं एक अहम वैल्यू की जिसे हम R कहते हैं। यह हमें बताता है कि कितनी तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। एक पॉजिटिव आदमी कितनों को संक्रमित कर रहा है उसे हम R कहते हैं। तो अगर R कम है 1 से तो इसका मतलब है कि ये बीमारी, माफ कीजिएगा, ज्यादा है 1 से, ग्रेटर दैन 1 है, तो इसका मतलब है कि ये बीमारी बहुत फैलेगी। अगर ये 1 के बराबर है तो मतलब कि बीमारी सीमित रहेगी, यानी कि एंडेमिक रहेगी, पैंडेमिक नहीं बनेगी। और अगर 1 से कम है तो बीमारी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। अब भारत के R के स्तर को हम देखने की कोशिश करते हैं और इसके साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत के R का स्तर जो कि 16 जून में 1.12 था, वो 1 महीने बाद बढ़ गया है, यानी कि 1.14।
कहीं भी ये कम नहीं हुआ है, एक के बराबर भी नहीं है, यानी कि सीमित भी नहीं है बीमारी, एक से ज्यादा है, यानी कि ये बीमारी लगातार फैल रही है। तो किसी भी दुनिया को अगर कंट्रोल करना है इस बीमारी को, तो उसे इस वैल्यू को कंट्रोल करना होगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।